हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 4 अप्रैल एंड 4 अप्रैल के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं बता दूं कि देखो, 3 मीडियम हैं जिसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के थ्रू, मेल आईडी के थ्रू और ट्विटर आईडी के थ्रू। टेलीग्राम चैनल जो है मयूरी भागवानी नाम से मिल जाएगा आपको। यहाँ पे इन लेक्चर्स की पीडीएफ में पोस्ट करती हूँ। इसके अलावा आपका जो भी फीडबैक हो, क्वेरीज हो रिगार्डिंग यूपीएससी, आप मुझे सेंड कर सकते हो वाया मेल और ट्विटर। ओके, आगे बात करते हैं। देखो, सिर्फ 63 डेज बचे हैं प्रीलिम्स में, इसीलिए बकअप गाइस एंड कंप्लीट योर टारगेट्स। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर होल्ड रखने की, क्योंकि यही टाइम है जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। अगर आपने ये टाइम पार कर लिया तो आप आगे आने वाला सारा टाइम पार कर लोगे। ओके, चलो GS1 में हम देखेंगे कल्चर में जगन्नाथ टेम्पल के बारे में। GS2 में हम बात करेंगे पॉलिटी में चंडीगढ़ प्रॉब्लम के बारे में। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करेंगे। GS3 में बात करेंगे यूएनईपी की एक रिपोर्ट आई है जो बात करती है नॉइस पोल्यूशन की, तो इससे रिगार्डिंग एक आर्टिकल है, इसको देखेंगे। इसके अलावा एक एडिटोरियल है आज का जो ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है, तो मेकिंग ग्राउंड वाटर विजिबल, ये एडिटोरियल का नाम है, इसके बारे में देखेंगे। साइंस एंड टेक में एक टेक्नोलॉजी का नाम आया है जिसका नाम है NFC टेक्नोलॉजी, तो इसकी बात करेंगे। एंड अल्टीमेटली GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। ओके, सो पहले आर्टिकल से शुरुआत करते हैं। NFC टेक्नोलॉजी फॉर इंस्टेंट पेमेंट्स। तो यहाँ पे ये NFC टेक्नोलॉजी क्या है, इसका पूरा नाम है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो आपने कई जगह पे देखा होगा, जैसे आजकल ATM कार्ड्स वगैरह जो आते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, वो सिंगल टैप वाले आते हैं, ठीक है। मतलब जो भी आपका ये POS मशीन रहता है, इसके ऊपर आप बस उसको एक बार टैप करो, ठीक है। आपको उसको स्वाइप करने की भी जरूरत नहीं है, टैप करो और वहां से जो भी ट्रांजैक्शन है वो हो जाएगा, पैसे डिडक्ट होने हैं वो हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं सिंगल टैप। आपने कई सारे मोबाइल वगैरह की भी ऐड देखी होगी जिसमें एक जगह पे आप रख दो, बस उसको सिंगल टैप टैप करवा दो, टच करवा दो, और उससे यहाँ पे चार्जिंग भी हो जाती है मोबाइल की, है ना। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल की भी चार्जिंग होती है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, ये है बेस्ड अपॉन दिस नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो देख रहे हो आप यहाँ पे, अभी तक क्या होता था कि ये जो ATM कार्ड्स वगैरह हैं उसको सिंगल टैप करके आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर सकते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो UPI बेस्ड ट्रांजैक्शन होती थी, जो पेटीएम गूगल पे वगैरह आप यूज करते हो, उसको भी आप इस तरह से सिंगल टैप करके यहाँ पे सिर्फ अपना पेटीएम, जो भी आपका UPI ID है, जो भी आपका यूपीआई आईडी है, पासवर्ड है, वो आप डालो बस और आपका ट्रांजैक्शन हो गया। मतलब अब आपको यहाँ पे क्या रहेगा, अब आपको यहाँ पे फोन नंबर डालने की या फिर उसका जो भी QR कोड है उसको स्कैन करने की जरूरत नहीं रहेगी। आप सिंगल टच के थ्रू, टैप कराने के थ्रू ही यहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन पूरी हो जाएगी। हालांकि आपको अपना UPI पिन जो भी रहेगा वो आपको यहाँ पे जरूर डालना पड़ेगा। ओके, तो देखो इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। गूगल पे जो है, गूगल पे ने यहाँ पे अपना एक नया फीचर लेके आया है गूगल पे, जिसमें है टैप टू पे फॉर UPI। तो अगर आप लोग गूगल पे यूज करते हो तो यहाँ पे एक नया फीचर आया है टैप टू पे, ठीक है। टैप टू पे यानी कि जो POS मशीन होती है, अगर आपने कभी गए होगे पेट्रोल पंप वगैरह पे, अगर आपने गूगल पे पेटीएम के थ्रू पे किया होगा, तो वहां पे क्या होता है, POS मशीन होती है जिसमें आपको वहां का जो QR कोड है वो यहाँ पे स्कैन करना होता है, उसमें अमाउंट डली होती है, आपको अपना जो भी पेमेंट है उसको चेक करके UPI पिन डालना होता है और अल्टीमेटली ट्रांजेक्शन हो जाती है। अब क्या होगा कि आपको यहाँ पे कुछ स्कैन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। स्कैन करने में फिर भी लगते हैं 5 से 6 सेकंड लग जाते हैं, लेकिन टैप टू पे जो रहेगा, इसमें क्या करना है, ये जो POS है इसके ऊपर आपको बस टैप करना है, अपना मोबाइल टैप करना है, खुद ही गूगल पे ओपन होगा, खुद ही उसमें ट्रांजेक्शन अमाउंट आ जाएगा, आपको बस पिन डालना है, ठीक है। सो इट वुड बी मच फास्टर एंड मच सिक्योर देन द अर्लियर कन्वेंशनल मेथड्स। ओके, तो यहाँ पे जो फंक्शनैलिटी होगी पूरी के पूरी, यहाँ पे क्या होगा, NFC इनेबल्ड एंड्रॉइड फोन होंगे, स्मार्टफोन होंगे, गूगल पे के साथ लिंक्ड होंगे। ये यहाँ पे एक POS क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, ठीक है। ये टर्मिनल पे आप जब टैप करोगे, ये खुद ही खुद जैसे कार्ड्स में आप करते हो ना, वैसे यहाँ पे भी ट्रांजेक्शन हो जाएगा। ओके, अब देखो NFC है क्या, ये एक शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी है। अलाउज NFC इनेबल्ड डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन क्विकली एंड इजीली। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पहली चीज तो ये किस पे बेस्ड है, शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है ये, ठीक है। शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि यहाँ पे कम्युनिकेट करवाती है डिवाइसेस को जस्ट बाय टैपिंग
वन ओवर द अनदर, ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरे को बस टैप करके ये सब काम हो सकता है। इससे आप बिल्स पे कर सकते हो, कूपन्स डाउनलोड कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनएफसी है ये क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स में डाटा को ट्रांसमिट करता है, कम्युनिकेशन करता है दो डिवाइसेस के बीच में। और ये जो एनएफसी है, यहाँ पे क्या होता है, दोनों ही डिवाइसेस में एनएफसी चिप्स लगी होती हैं और इस चिप के थ्रू ही यहाँ पे ये शॉर्ट डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो एनएफसी इनेबल्ड डिवाइसेस जो है वो या तो फिजिकली आपको उनको टच कराना पड़ेगा, या तो फ्यू सेंटीमीटर्स के दायरे में होने चाहिए, तभी ये डाटा ट्रांसफर हो पाएगा, ओके। अब देखो ये जो टेक्नोलॉजी है, कि ये देखो, हाउ विल दिस टेक्नोलॉजी वर्क विथ रिसेंटली लॉन्च्ड फीचर टैप टू पे फॉर यूपीआई। तो वही चीज जो मैंने बताई ना आपको, आपको कोई क्यूआर कोड स्कैन करने की जरूरत नहीं है, कोई फोन नंबर डालने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली बस टैप करवाओ पीओएस से, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो है उससे, और यहाँ पे आपको बस यूपीआई पिन डालना है, काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कोई और कंपनी भी यूज कर रही है क्या आज की डेट में? तो हाँ, एप्पल जो है वो यूज कर रही है इसको, ठीक है। यूएस में एप्पल ने अपने मर्चेंट्स में ये कहा है कि आप, अगर आपका एप्पल का फोन है और जो पॉइंट ऑफ सेल है वो भी एप्पल का है, तो यहाँ पे जस्ट टैप करने से आपका यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो और क्या एप्लीकेशन है, कि सिर्फ यहाँ तक ही सीमित है, सिर्फ पेमेंट के लिए ही है और कुछ चीजें नहीं हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है इसमें। देखो, एक तो यहाँ पे कॉन्टैक्टलेस बैंकिंग कार्ड्स बन सकते हैं, जो मनी ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे बात करी ना एटीएम कार्ड वगैरह की, ये हो सकता है। इसके अलावा जैसे अगर आप बैठते होगे किसी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, मेट्रो में, तो यहाँ पे आप इनके थ्रू ही यहाँ पे जनरेट कर सकते हो कॉन्टैक्टलेस टिकट्स, ठीक है। तो यहाँ पे इन टिकट्स को आप जनरेट कर सकते हो। आपने देखा भी होगा कई सारी जगहों पर मेट्रो वगैरह में भी कुछ कार्ड्स बनते हैं, वो भी इस एनएफसी टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद यहाँ पे इन्वेंट्रीज बनाना सेल्स में, ऑटो थेफ्ट को बचाना, ठीक है। लाइब्रेरी बुक्स के ऊपर यहाँ पे चेक रखना। उसके अलावा टोल बूथ्स जो है वहाँ पे, यहाँ पे अनमेन्ड टोल बूथ्स जो है उधर ये सब ऑपरेशनलाइज हो सकता है। तो ये सारे इसके यूजेस हैं, ठीक है। वायरलेस चार्जिंग हो गई, हेल्थ केयर में भी काम आ सकते हैं। हेल्थ केयर में कैसे, कि जो भी हेल्थ, यहाँ पे पेशेंट है, पेशेंट के हाथ पे आप एक रिस्ट बैंड बांध दो, तो ये रिस्ट बैंड क्या करेगा, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू उसके जो पेशेंट है उसके बॉडी में होने वाली एक्टिविटीज का एक डाटा बनाएगा, कि हार्ट रेट क्या चल रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन कितना है। तो ये सारी चीजें जो है ये सब रिस्ट बैंड के थ्रू हो सकता है यूजिंग दिस एनएफसी टेक्नोलॉजी, ओके। अच्छा, अभी कितनी सेफ है? तो देखो, जो कन्वेंशनल मेथड्स होती हैं ट्रांजैक्शंस की, या कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं कम्युनिकेशन की, उससे काफी ज्यादा सेफ है ये एनएफसी। पहली चीज ये कि बहुत ही ज्यादा क्लोजेस्ट वाली जो हमारा रेंज होता है उसमें ही ये कम्युनिकेशन होता है, इसीलिए इसका डाटा चुरा पाना किसी थर्ड मेंबर के द्वारा, थर्ड पार्टी के द्वारा बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे टैप करने के बाद भी ये आपसे अपना यूपीआई पिन वगैरह मांगती है, तो यहाँ पे डबल सिक्योरिटी हो गई है ना। तो यहाँ पे एक तो ये है। तीसरी चीज ये कि यहाँ पे जो दूसरे वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हैं उससे ज्यादा सिक्योरिटी लेवल इसका है, ठीक है। अब अगर दूसरे कंपैरिजन करें दूसरी टेक्नोलॉजीज से, दूसरी वायरलेस टेक्नोलॉजीज से, तो ये बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक और टेक्नोलॉजी की बात की हुई है जिसका नाम है इरिडा, इरिडा टेक्नोलॉजी। ये शॉर्ट रेंज कुछ फ्यू मीटर्स तक का ये कम्युनिकेशन होता है इसके थ्रू। तो आप डाटा को एक्सचेंज करते हो इन इंफ्रारेड लाइट वेयर द टू कम्युनिकेशन डिवाइसेस मस्ट बी पोजीशन विद इन अ लाइन ऑफ साइट। तो कुछ मीटर्स के डिस्टेंस पे आप दोनों कम्युनिकेशन डिवाइसेस को रख सकते हो। यहाँ पे ये यूज करता है किसका, इंफ्रारेड लाइट का, और यहाँ पे इसके थ्रू यहाँ पे डाटा एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लार्जर डाटा कम्युनिकेशन के लिए ये जो टेक्नोलॉजी है इसको रिप्लेस किया था ब्लूटूथ और वाईफाई कनेक्शन ने, ठीक है। अभी ये आई है एनएफसी जो यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी पे चलती है, ठीक है। Another consequence of the larger working distance is need for the user to configure the device and pair them together for the communication. तो connection cannot be initiated by simple touch gesture. तो देखो बाकी सारी जो communication methods होती हैं वायरलेस वाली, जैसे ब्लूटूथ हो गया, ब्लूटूथ में भी आप देखते हो कि कई बार क्या होता है, यहाँ पे आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, और वो भी अगर ज्यादा दूर हो गया तो कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है, और ये सारी चीजें होती है। यहाँ पे सिंगल टैप से आपका कनेक्टिविटी नहीं होती, आपको पेयरिंग करनी पड़ती है, कई बार तो डिवाइस जो है वो डिस्कवरेबल भी नहीं होता, तो ये सारे इश्यूज आते हैं। अभी देखो नोकिया ने सबसे पहले फर्स्ट एनएफसी इनेबल्ड फोन बनाया था 2007 में। तो एनएफसी इज एन इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी विच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू इन प्रीलिम्स, ओके। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ज्यादा सिक्योरिटी होती है, वन टैप वाला जो पूरा सिस्टम है वो होता है इसमें, ओके। आगे बात करते हैं। 40 चूल्हास डैमेज्ड इन जगन्नाथ टेम्पल। तो देखो हुआ क्या है यहाँ पे
एक तो देखो, एक न्यूज तो ये है, अभी देखो ट्विटर पे भी आपने देखा होगा ट्रेंड कर रहा है सेव जगन्नाथ, ठीक है। सेव जगन्नाथ आप देखोगे तो यहाँ पे ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है, 2 दिन से, कल भी कर रहा था, आज भी कर रहा है। यहाँ पे क्या हुआ है, दो गुटों के बीच में लड़ाई हो गई, और दो गुटों के बीच में लड़ाई हो गई है पूरी उड़ीसा में। और यहाँ पे ये जो बहुत पुराना जगन्नाथ टेम्पल है, जो हमारा हेरिटेज है, इंडिया का हेरिटेज है, 12th सेंचुरी में बना हुआ है, इसके चूल्हा, इसका जो किचन था, उसको, उसमें कुछ चूल्हा ने, तो यहाँ पे 40 चूल्हा को डिस्ट्रॉय कर दिया है इन दो गुटों की लड़ाई ने, ठीक है। तो यहाँ पे जो किचन है, ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है टेम्पल का, और ये बिगेस्ट श्राइन है कंट्री में एज अ किचन, ओके। और यहाँ पे आउटसाइडर्स प्रोहिबिटेड है, तो इस किचन में आउटसाइडर्स प्रोहिबिटेड है, और ये बिगेस्ट श्राइन है पूरे कंट्री में इन फॉर्म ऑफ किचन, ओके। However, someone has caused partial damage to earthen hearths on Saturday night. तो यहाँ पे कई सारी प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जगन्नाथ टेम्पल जो है, इसका एक मैसिव किचन रूम है जहाँ पे लगभग 240 चूल्हास हैं, ठीक है। यहाँ पे कई सारे कुक्स वगैरह भी हैं, 56 भोग वगैरह बनाते हैं, इनको डैमेज किया गया है। अभी एक और कारण से जगन्नाथ टेम्पल न्यूज में था, यहाँ पे बन रहा है एक पूरी हेरिटेज पाथ बन रहा है, ठीक है। तो इसके चक्कर में क्या हो रहा है, पूरी हेरिटेज पाथ बनने के चक्कर में, कि यहाँ पे इस एरिया तक, जगन्नाथ टेम्पल तक सभी लोग इजीली एक्सेसिबल कर पाए, इसीलिए यहाँ पे एक गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे क्या चाह रही है, एक प्रॉपर पाथ बनाया जाए, पक्के रोड बनाए जाए, बीच बीच में टॉयलेट्स बनाए जाए, ठीक है, सो दैट ये सब अच्छे से पहुंच सके, टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। लेकिन इस चक्कर में क्या हो रहा है, ये टॉयलेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के चक्कर में जो मेन हेरिटेज है, जो टेम्पल स्ट्रक्चर है, जो हमारा पुराना हेरिटेज है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो उसके अगेंस्ट भी काफी प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ के लोगों में, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों कारणों से ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा था, गूगल पे भी ट्रेंड कर रहा था जगन्नाथ टेम्पल। तो जगन्नाथ टेम्पल देख लो, ये देखो इस तरह से है। अब देखो नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में ये बना हुआ है। नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है, इसमें 3-4 तरीके आते हैं, जैसे एक है खजुराहो के मंदिर, एक है सोलंकी गुजरात के मंदिर, और एक है उड़ीसा के मंदिर, ठीक है, उड़ीसा के मंदिर, ठीक है। एक है कहाँ के, हमारे खजुराहो मध्य प्रदेश के मंदिर, ठीक है। दूसरे हैं सोलंकी मंदिर गुजरात के, और तीसरे हैं उड़ीसा के मंदिर, जिसमें है ये जगन्नाथ टेम्पल भी, ठीक है। तो जहाँ पे देखो, ये जो नॉर्मल नागर टेम्पल होते हैं, उसमें इस तरह का विमान होता है, शिखर होता है, उसको यहाँ पे कहते हैं देउल। उड़ीसा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में इसको देउल कहते हैं। यहाँ अंदर जो है, यहाँ पे सैंक्टम सेंटोरियम रहेगा, जहाँ पे मेन डीटी का यहाँ पे एरिया रहता है। उसके आगे ये देखो, ये इस तरह का मंडप रहता है, ठीक है, जिसको हम राजमोहना भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखो, ये भोग मंडल है, यहाँ पे भोग वगैरह लगाया जाता है, ये सब चीजें हैं, ओके। और ये पंचयाटन स्टाइल पे भी बना हुआ है। पंचयाटन क्या होता है, जैसे बीच में एक मेन मंदिर है, ठीक है, और उसके चारों तरफ, इस तरह से चारों तरफ यहाँ पे छोटे छोटे श्राइन्स रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो छोटे छोटे श्राइन है, ये 1 2 3 4 इस तरह से छोटे छोटे श्राइन यहाँ पे बने हुए हैं, ओके। तो ये हो गया, हमने बात कर ली थोड़ी सी आर्किटेक्चर की। अच्छा, इसमें देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये बाउंड्री वॉल भी है इसमें, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि उड़ीसा फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर में बाउंड्री वॉल होती है कि नहीं, तो आपको दिख रही है कि यहाँ पे है, ओके। आगे बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल जो है, ये 12th सेंचुरी का टेम्पल है। किंग अनंत वर्मन चोड़ा गंगा देवा ऑफ द ईस्टर्न गंगा डिनास्टी, इन्होंने ये बनवाया था। तो किंग अनंत वर्मन चोड़ा गंगा देव, इन्होंने ये बनवाया था 12th सेंचुरी में। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के राजा थे ये। और इस जगन्नाथपुरी टेम्पल को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। यमनिका तीर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि जो यम भगवान है, जो डेथ के गॉड है, ठीक है, जो यमराज है, वो आके यहाँ पे भी उनकी जो पावर्स हैं, वो यहाँ पे आके वो पूरी पावर सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि लॉर्ड जगन्नाथ के आगे किसी की भी पावर्स यहाँ पे चल नहीं पाती। तो यहाँ पे जो गॉड ऑफ डेथ है, वो भी नलीफाई हो जाते हैं पुरी में आके, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड जगन्नाथ का वास है, ठीक है। तीसरी चीज कि इसको व्हाइट पगोड़ा भी कहा जाता है। व्हाइट पगोड़ा कहा जाता है क्योंकि इसका कलर वगैरह उस तरह का है। और 4 धाम, हमारे इंडिया के जो 4 धाम पिलग्रिमेज साइट्स हैं, उनमें से एक है जगन्नाथपुरी टेम्पल। तो देखो कौन कौन से 4 पिलग्रिमेज साइट्स हैं। तो देखो इस तरह से हमारा इंडिया है, ठीक है, ये देखो, ये हमारा इंडिया है ना। तो एक तो है हमारा यहाँ पे, कौन सा है ये, बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ है उत्तराखंड में। उसके बाद यहाँ पे द्वारका है, कहाँ पे, गुजरात में। उसके बाद यहाँ है पुरी, ठीक है, उड़ीसा में। और उसके बाद यहाँ पे है रामेश्वरम, तमिलनाडु में। तो इस तरह से ये पूरे चारों छोर जो है इंडिया के, उसको जोड़ने का भी काम करता है ये 4 पिलग्रिमेज साइट्स, जिसको हम 4 धाम भी कहते हैं, ठीक है। इसके 4 गेट्स हैं। कौन कौन से 4 गेट्स हैं, ईस्टर्न सिंह द्वार, दूसरा है यहाँ पे सदर्न
अशुद्वार, उसके बाद वेस्टर्न व्यग्र द्वार और नॉर्दर्न हस्ती द्वार। तो 4 द्वार हैं अलग अलग नामों पे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एक एंट्रेंस पे एक अरुण स्तंभ या सन पिलर आपको देखने को मिलता है, जो ओरिजिनली सन टेम्पल कोणार्क में स्टैब्लिश्ड था, ठीक है। तो यहाँ पे ये अरुण स्तंभ को लाकर स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। तो जगन्नाथ टेम्पल हमने देख लिया है, आप इसकी फोटोज देख सकते हो गूगल पे भी। तो ये पूरा न्यूज में था। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है की टेक अवेज ऑफ यूएनईपी रिपोर्ट ऑन नॉइस पॉल्यूशन। तो देखो क्या हुआ है, नॉइस पॉल्यूशन को लेकर यहाँ पे यूएनईपी की एक रिपोर्ट आई है, ठीक है। यूएनईपी ये रिपोर्ट लेकर आई है कि क्या क्या एनवायरमेंटल चैलेंजेस है, नॉइज है, वाइल्ड लाइफ को क्या इश्यूज हो रहे हैं, वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं, ये सब चीज़ों के बारे में न्यूज़ आई है यहाँ पे कि नॉइज वगैरह को लेकर नॉइज पॉल्यूशन कितना है। ऐसे में एक चौंकाने वाली न्यूज़ आई है अबाउट मुरादाबाद। मुरादाबाद एक इंडिया की सिटी है, इसका नाम पहले कभी भी इस तरह की रिपोर्ट में आया नहीं, लेकिन पहली बार इसका नाम आया है। और ये कहा गया है कि ये सेकंड नॉइजेस्ट सिटी है, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज्यादा नॉइज होती है। सेकंड सबसे ज्यादा नॉइज वाली सिटी है पूरे वर्ल्ड में मुरादाबाद, इंडिया का। और वैसे इसका नाम कहीं पे भी नहीं आया है। फर्स्ट किसको यहाँ पे टैग मिला है, यहाँ पे मिला है बांग्लादेश के कैपिटल ढाका को ये टैग मिला है कि ये सबसे ज्यादा नॉइजेस्ट कंट्री, ये जो नॉइजेस्ट सिटी है पूरे वर्ल्ड की। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नॉइज जो है वो यहाँ पे ढाका में होती है, उसके बाद मुरादाबाद में होती है, ये कह रहा है यूएनईपी की रिपोर्ट। इसके अलावा इन्होंने बताया कि दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, असनसोल और मुरादाबाद, ये 5 सिटीज हैं जिनका नाम इसमें मेंशन है। और मुरादाबाद कहाँ पे है, ये यूपी में है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और कि यहाँ पे डेसिबल्स में साउंड को, नॉइस को हम मेजर करते हैं। और यहाँ पे मुरादाबाद का साउंड लेवल जो है वो बताया जा रहा है कि 114 डेसिबल है, ठीक है। अब चौंकाने वाली बात ये है कि जितने भी यहाँ पे यूएनईपी ने जितने भी सिटीज का नाम लिया है, उसके पीछे इनके पास कोई ना कोई साइंटिफिक बैकिंग जरूर है, ठीक है। बिब्लियोग्राफी में कोई ना कोई यहाँ पे साइंटिफिक एविडेंस जरूर है कि कोई पुरानी रिपोर्ट आई हो जिसमें कुछ मेजर किया हो और उसके बाद आप ये कह रहे हो। लेकिन मुरादाबाद के केस में बिब्लियोग्राफी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, कि कहाँ से किस सोर्स के थ्रू आपको पता चलता है कि मुरादाबाद में इतना साउंड लेवल है या नॉइज लेवल है, तो ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जब पूछा गया ये ऑथर से कि ऐसा कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे बिब्लियोग्राफी को लेकर कुछ कंफ्यूजन है। और सेकंड नॉइजेस सिटी जो मुरादाबाद को कहा जा रहा है वो कहीं ना कहीं इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो है सिर्फ इंडिकेटिव दिखाया हुआ है, ठीक है, कि मुरादाबाद का इतना या 114 डेसिबल जो बोला गया है नॉइज लेवल है, ये सिर्फ इंडिकेटिव है। कुछ केसेस में मिलता है, फैक्ट्री वगैरह जो एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया जो है यहाँ का, उस एरिया में मिलता है, पूरे मुरादाबाद में नहीं मिलता है। तो ये सिर्फ इंडिकेटिव है, आप इसको एब्सोल्यूट टर्म्स में मत लीजिए, ये कहा है यूएनईपी ने, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, 2018 का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक यहाँ पे गाइडलाइन आई, इन्होंने बोला कि 53 डेसिबल से ज़्यादा, 53 डेसिबल से ज़्यादा का जो नॉइज होगा उसको हम यहाँ पे नॉइज पॉल्यूशन मानेंगे। तो ये 53 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नॉइज लेवल, ठीक है। अब हमको पता है कि ये नॉइज लेवल ज़्यादा होता क्यों है, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। इसमें व्हीकल्स आती हैं, इंडस्ट्रीज आती हैं, अर्बनाइजेशन आता है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। इसके कारण नुकसान ज़्यादा होते हैं, जैसे कि यहाँ पे पब्लिक हेल्थ डिस्ट्रॉय होती है, यहाँ पे डिस्ट्रेस होता है, फिजिकल इम्पेयरमेंट होने लगती है, ठीक है, वेलबींग खराब होती है, स्लीप डिस्टर्ब होती है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखो कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेज, ब्लड प्रेशर, इनके भी इश्यूज हो सकते हैं, ओके। अच्छा, यूरोप में अभी देखा गया कि लगभग 22 मिलियन लोगों को यहाँ पे क्रोनिक नॉइज अनोवेंस हो रहा था बिकॉज ऑफ दिस नॉइज पोल्यूशन, और लगभग 6.5 मिलियन पीपल को यहाँ पे डिस्टर्बेंस, स्लीप डिस्टर्बेंस फेस करना पड़ रहा था, ठीक है। सीपीसीबी जो है हमारे देश में नॉइज लेवल को कंट्रोल करता है, ट्रैक करता है। और इनका यहाँ पे इन्होंने अपने स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं कि किस तरह से इस एक्सेस नॉइज को हमको कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल था रिगार्डिंग यूएनईपी नॉइज पॉल्यूशन। अब देखो नॉइज पॉल्यूशन के कॉजेस क्या हो सकते हैं। पहला तो ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती हैं, ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के कारण कई सारी जो मशीन वगैरह चलती है काफी ज्यादा नॉइजी होती है। दूसरी चीज यहाँ पे जो ओवर ब्रिजेस बिल्डिंग्स बनती है वो भी यहाँ पे कॉज बनाती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज है फैक्ट्रीज से आने वाली जो नॉइज है वो एक कारण बनता है यहाँ पे नॉइज पॉल्यूशन का। मशीन का जो नॉइज है वो, उसके अलावा रेलवे स्टेशन पे जो हॉर्न होते हैं, विसल्स होते हैं, साउंड्स बनाए प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज ऑफ द लोकोमोटिव इंजन, ये कॉज बनाता है। इसके साथ साथ इरिटेटिंग लाउड साउंड प्रोड्यूस बाय द लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट,
तो जो लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट हैं उनके कारण जो इरिटेटिंग लाउड साउंड होता है। इसके अलावा कई सारे मैनमेड रीजन भी हैं जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, जैसे बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम पे आप स्पीकर्स चला लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटेंस नॉइस की यहाँ पे हॉर्न्स बजा लो, ठीक है, कहाँ पे जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उस पे। तो ये भी कुछ रीजन है नॉइस पोल्यूशन के। ओके, अब नॉइस पोल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? सबसे पहला तो डेफनेस, ठीक है, बहरापन हो सकता है टेम्पररी या परमानेंट, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे रेस्टलेसनेस होता है, लेथार्जिक फीलिंग आती, थकान सी फील होती है, ठीक है। उसके बाद लर्निंग और रीडिंग स्किल्स जो है वो रिड्यूस हो जाती है। साथ में यहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ के ऊपर भी फर्क पड़ता है, ठीक है। प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस वगैरह के लिए एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए। अगर इतनी यहाँ पे नॉइज होगी तो किस तरह से फोटोसिंथेसिस शांति से हो पाएगा। साथ में ये बिल्डिंग्स ब्रिजेस वगैरह को भी यहाँ पे वीकन करता है बिकॉज ऑफ द वेव्स, ठीक है। ये जो वेव्स हैं, साउंड वेव्स, जो इंटेंस साउंड वेव्स हैं, ये यहाँ पे वीकन करती हैं बिल्डिंग और ब्रिजेस को भी। ओके, तो ये था नॉइज पोल्यूशन, हमने देख लिया। आगे बात करते हैं चंडीगढ़ प्रॉब्लम। तो देखो चंडीगढ़ प्रॉब्लम क्या है, पहले लोकेशन देखो। ये है हमारा इंडिया। इंडिया में यहाँ देखो ऊपर ये है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे ये है पंजाब, पंजाब के बाद ये है हरियाणा। अब देखो पंजाब और हरियाणा के बीच में कॉमन यहाँ पे सिटी पड़ रही है जिसका नाम है चंडीगढ़। चंडीगढ़ अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी है। साथ में चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की ही कैपिटल है, ठीक है, आज की डेट में। अब हुआ क्या है चंडीगढ़ के बारे में, पंजाब में अभी इलेक्शन हुए, पंजाब में इलेक्शन जीत गई आप पार्टी, और यहाँ पे नए सीएम बनाए गए, भगवंत मान जी को बनाया गया, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे बोला है, एक रिजोल्यूशन पास किया है पंजाब असेंबली में कि हम यहाँ पे चंडीगढ़ को पूरी तरह से पंजाब का हिस्सा बनाएंगे। अभी जो है शेयर होता है पंजाब और हरियाणा के बीच में, इन्होंने बोला है हम कोई शेयरिंग नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पूरी तरह से चंडीगढ़ को पंजाब का हिस्सा बनाएंगे। ऐसे में हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली में एक स्पेशल बैठक बुला ली गई है, स्पेशल सेशन बुला लिया गया है इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम पूरी शुरुआत कहाँ से होती है इसकी। तो देखो यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है वो ये रिजोल्यूशन लेकर आए कि पंजाब को हम पूरी तरह से, सॉरी, चंडीगढ़ को जो है पंजाब में पूरी तरह से मिला लेंगे। तो तब से ये चंडीगढ़ क्वेश्चन शुरू हुआ है, ठीक है। तो चंडीगढ़ जो है उसको आप एक प्लान्ड सिटी के फॉर्म में देख सकते हो, काफी डेवलप्ड सिटी है, काफी प्लान्ड सिटी है, और ये नेहरूवियन मॉडर्निटी को यहाँ पे शोकेस करती है, ठीक है। तो ये जो है, जब इंडिपेंडेंस मिल रहा था तो लाहौर जो था वो पाकिस्तान की साइड जा रहा था। हम चाहते थे कि इंडिया में भी इसी तरह की कोई डेवलप्ड सिटी हो, कोई ऐसी मॉडर्न सिटी हो। तो ऐसे में हमने चंडीगढ़ को डेवलप करना शुरू किया, चंडीगढ़ में यहाँ पे प्लानिंग वगैरह करना शुरू करी, और यहाँ पे ली कॉर्बूसियर और साथ में पियरे जेनरेट, ठीक है, पियरे जेनरेट, ये दोनों जो है, इन दोनों आर्किटेक्ट्स ने मिलकर इस पूरे चंडीगढ़ का नक्शा बदल दिया, ठीक है। तो ये चंडीगढ़ जो है शिवालिक हिमालयास के फुटहिल्स पे मिलता है, अंबाला डिस्ट्रिक्ट के पास में, ठीक है। और यहाँ पे ये अनडिवाइडेड पंजाब का कैपिटल रहा है सिंस 1953 टू 1966। 1966 में ऐसा क्या हुआ कि ये सिचुएशन बदल गई। 1966 में एक एक्ट पास होता है जिसका नाम है पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। इस पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में क्या होता है, यहाँ पे पंजाब को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक हिस्सा है हरियाणा, ठीक है, जो कि हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन का था, और एक हिस्सा है पंजाब, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये दो को अलग अलग किया, और कुछ जो टेरिटरी थी उसको यहाँ पे, कुछ टेरिटरी चंडीगढ़ की, अब देखो यहाँ पे चंडीगढ़ जो था ये दोनों का कैपिटल बन गया कुछ समय के लिए, ठीक है। चंडीगढ़ को बोला गया कि यहाँ पे आप दोनों का कैपिटल यहाँ पे सर्व करोगे, और कुछ चंडीगढ़ की टेरिटरी हिमाचल प्रदेश में भी चली गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि लगभग 60% हिस्सा जो है चंडीगढ़ का वो हरियाणा के पास है, और लगभग 40%, नहीं सॉरी उल्टा बोल रही हूँ मैं, लगभग 60% हिस्सा जो है वो पंजाब के पास है, और लगभग 40% हिस्सा जो है हरियाणा के पास है। अब क्या हुआ 1966 में, यहाँ पे कैपिटल जो था, ये चंडीगढ़ जो कैपिटल था वो पंजाब पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर कोई चाहता है कि हमारा कैपिटल पूरी तरह से फ्री हो दूसरे स्टेट से, दूसरे स्टेट की सॉवरेनिटी से। तो यहाँ पे ये जो पॉलिटिकल पार्टीज थी पंजाब की, वो सभी आफ्टर 1966 ये मांगे उठाने लगी कि चंडीगढ़ को पूरी तरह से हमारा हिस्सा बनाओ, पंजाब का हिस्सा बनाओ। 1973 में आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन आया, उसके अलावा 1985 में राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड आया। इन सभी में यही बोला गया कि हम चाहते हैं कि पंजाब का हिस्सा हो, चंडीगढ़ जो है पूरी तरह से पंजाब का हिस्सा हो। अभी क्या हुआ, ये सब चीज़ों को सपोर्ट कर रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट भी, लेकिन सिंस 2014 अभी क्या हो रहा है कि बीजेपी इसके अपोजिशन में आ गई है। अब हमको पॉलिटिकल चीज़ों में नहीं जाना है, लेकिन हमको एक आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि सिचुएशंस किस तरह से चेंज हो रही हैं। तो देखो यहाँ पे क्या डिफरेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने
दो चीजें करी है, दो ऐसे डिसीजन लिए जिसके बाद पंजाब को ये ऐसा माना जा रहा है पंजाब प्रोवोक हो गया। पहला डिसीजन ये लिया कि एक यहाँ पे मैनेजमेंट बोर्ड है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, ठीक है। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड को यहाँ पे 1966 में बनाया गया था। इसके जो मेंबर्स हैं, दो फुल टाइम मेंबर्स हुआ करते थे जो बाय कन्वेंशन यहाँ पे पंजाब या हरियाणा से ही हुआ करते थे। अभी क्या कर दिया गया है, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको और बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बढ़ गया उसके कारण क्या होगा कि पंजाब और चंडीगढ़ से ये दो रिप्रेजेंटेटिव्स मिल पाना बहुत मुश्किल होगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से किसी को भी चुनकर ला सकती है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के लिए। दूसरी चीज, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज थे चंडीगढ़ में रहने वाले जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उनको सेंट्रल सर्विस रूल्स के अंतर्गत ला दिया गया, ठीक है। और ये सेंट्रल सर्विसेज रूल के अंतर्गत जब लाए, पहले क्या थे पंजाब रूल्स के अंतर्गत ये थे, पंजाब सर्विस रूल्स के अंतर्गत, अभी सेंट्रल रूल्स के अंतर्गत आ गए हैं। तो यहाँ पे ये जो दो इंसिडेंट है वो एक कोशिश ये कर रहे हैं कि पंजाब से चंडीगढ़ को थोड़ा दूर किया जाए और चंडीगढ़ के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का होल्ड बढ़ाया जाए, ठीक है। अब देखो 1966 का जब एक्ट आया था, जो चेंज अलग अलग हुए पंजाब और हरियाणा, उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी और इन्होंने ये बोला कि अभी हम चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दे रहे हैं, बाद में जाके ये पंजाब में मिल जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। आगे जाके यहाँ पे ये चीज और एकदम दृढ़ हो गई। कैसे दृढ़ हो गई, यहाँ पे इंदिरा गांधी ने कुछ फंड्स भी अलोकेट कर दिए हरियाणा को कि आप अपना कैपिटल अलग से बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली चंडीगढ़ पंजाब के पास जाना है, ठीक है। उसके बाद 1985 में भी यहाँ पे एक राजीव लोंगोवाला अकॉर्ड साइन हुआ। यहाँ पे ये कहा गया कि 1986 जनवरी 26 को पूरी तरह से चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन ये एग्रीमेंट कभी भी सच नहीं हो पाया क्योंकि लोंगोवाल की यहाँ पे पहले ही डेथ हो गई, मर्डर हो गया था, ठीक है। तो ये चीज थी। उसके अलावा यहाँ पे मिलिटेंसी भी रही 1990s के दौर में, जब इंदिरा गांधी की डेथ हो गई, राजीव गांधी की डेथ हो गई, उस समय पे यहाँ पे काफी मिलिटेंसी रही। तो यहाँ पे अभी हमको देखने को मिलता है कि शुरुआत में तो सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार थी कि हम आपको यहाँ पे ये चंडीगढ़ देंगे, लेकिन अभी यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसके स्टैंड में एक थोड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है। हरियाणा क्या कह रहा है, हरियाणा यही कह रहा है कि नहीं ये तो हमारा है, ठीक है। तो जिस तरह से पंजाब की सारी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि चंडीगढ़ हमारा है, वैसे ही हरियाणा की भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि चंडीगढ़ हमारा है। बीच में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना था हरियाणा और पंजाब के बीच में, जहाँ पे मोहाली से भी कुछ चीज़ें ली गई थी, मोहाली का भी कुछ हिस्सा आता है। तो यहाँ पे अभी तक इसका नाम नहीं रखा जा पाया है क्योंकि यहाँ पे पंजाब और चंडीगढ़ दोनों इस बात पे अड़े हुए हैं कि हमारा ज़्यादा स्टेक है, हमारा ज़्यादा स्टेक है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो देखो क्या डिस्टिंक्टिव पोजीशन है चंडीगढ़ की अभी। तो अभी जो चंडीगढ़ के एम्प्लॉयज हैं जिनको जो सेंट्रल लेवल के सर्विस रूल्स हैं उनमें डाला गया है, ये सारे एम्प्लॉयज तो बड़े खुश हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोविजन हैं उसमें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा, रिटायरमेंट के एज के बाद यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट्स है, अलाउंस ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें तो हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक अलग कल्चरल कैरेक्टर डेवलप हो गया है क्योंकि इतने सालों से ये यूटी के फॉर्म में रहा है चंडीगढ़, इसीलिए यहाँ पे एक अलग कल्चरल कैरेक्टर पैदा हो गया है। यहाँ पे जो जोग्राफिकल लोकेशन है 3 स्टेट्स के बीचों बीच पड़ता है, एक साइड पे है यहाँ पे पंजाब, नीचे है हरियाणा और ऊपर है हिमाचल। तो 3 स्टेट्स के बीचों बीच ये पड़ता है। यहाँ पे कई सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कॉस्मोपॉलिटन जो है वो यहाँ पे कॉस्मोपॉलिटनिज्म है यूनिक सा, ठीक है। और जो यूथ है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का सारा यहाँ की तरफ अट्रैक्ट काफी होता है, ठीक है। तो अभी आगे क्या है, आगे ये है कि देखो यहाँ पे जो टसल है दैट इज ऑल्सो समथिंग पॉलिटिकल, क्योंकि यहाँ पे पंजाब में अभी एक नई पार्टी जीत के आई है जिसका नाम है आप, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है। और यहाँ पे दूसरी कंटेंडर है बीजेपी, ठीक है। तो ये दो कंटेंडर्स हैं और इनके बीच में ये टसल चल रहा है। अब देखो पंजाब गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी बहुत काम है करने को, और पंजाब गवर्नमेंट जब आई है अभी इलेक्ट होके, उनको मिला भी पूरा डेट रिडन गवर्नमेंट है, तो पूरी की पूरी उनकी जो गवर्नमेंट है कर्जे में डूबी हुई है। इसीलिए यहाँ पे इनके पास बहुत सारे चैलेंजेस होंगे आगे आने वाले टाइम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। आई होप आपको ये हरियाणा वाला प्रॉब्लम सारी समझ में आ गई होगी, है ना। अब बात करते हैं अगले इशू की, यूनिफॉर्म सिविल कोड डिबेट गेन्स मोमेंटम। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में ये सोचा जा रहा है कि क्या बीजेपी यहाँ पे एक मैंडेट के साथ आ सकती है कि हम यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, इसीलिए ये न्यूज में था। तो वैसे तो देखो पॉलिटिकल न्यूज है, इसीलिए आप देख रहे हो मेजोरिटी ऑफ द रीजन यहाँ पे कुछ भी हाईलाइटेड है नहीं, लेकिन हमारे लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये इसमें बेसिकली क्या होता है कि जितने भी अलग अलग रिलीजन हैं, जैसे हिंदुइज्म हो गया, इस्लाम हो गया, इसमें मैरिज के लिए अलग यहाँ पे लॉज हैं, ठीक है, डाइवोर्स के लिए अलग लॉज हैं, एडॉप्शन के
के लिए अलग लॉज है, रिलीजन के हिसाब से। तो यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलता है कि इन सभी चीज़ों के लिए मैं एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक क्लॉज दे रहा हूँ आपको, एक स्पेसिफिक कोड दे रहा हूँ, उसी को सारे रिलीजन फॉलो करेंगे। ये होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल नंबर 44 जो है हमारे डीपीएसपी का, उसमें भी इसका मेंशन है कि स्टेट जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगा। लेकिन ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है वो ऐसा नहीं कि मैंडेटरी है लाना है, आप वॉलंटरी बेसिस पर लाओगे और डिजायरेबल जब आपको लगेगा तब आप इसको ला सकते हो, ठीक है। तो ये तो था पूरा आर्टिकल, इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हम चीजें पढ़ लेते हैं कि ये देखो डीपीएसपी में आता है आर्टिकल 44 में, ठीक है। स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूसीसी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अभी सिविल कोड क्या है? सिविल कोड वो सारे लॉज हैं जो राइट्स को, प्रॉपर्टीज को यहाँ पे गवर्न करते हैं रिगार्डिंग मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, एडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस। ओके, कई सारे अलग अलग लॉज हैं, अलग अलग कम्युनिटीज इसको फॉलो करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लॉज गवर्निंग इनहेरिटेंस एंड डाइवोर्स अमंग हिंदूज वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस। तो मुस्लिम और क्रिश्चियंस में जो लॉज हैं जो मैरिज को, डाइवोर्स को, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस को यहाँ पे डिफाइन करते हैं वो बिल्कुल अलग हो सकते हैं हिंदुइज्म में, ठीक है। तो यूसीसी की जो डिमांड है इसका मतलब ही यह है कि जितने भी पर्सनल लॉज हैं उनको यूनिफाई किया जाए और सेक्युलर लॉज के लाइंस पे लाया जाए, ठीक है। तो ये था पूरा यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। अब देखो कुछ प्रोज हैं कुछ कॉन्स हैं। प्रोस क्या है यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड के? अब देखो पहला तो ये कि सभी स्टेट जो हमारे सिटीजन हैं उन सभी को एक इक्वल स्टेटस मिलेगी। जैसे अभी क्या होता है, इस्लाम में अलग लॉज चलते हैं, तो इस्लाम में पहले ट्रिपल तलाक भी चलता था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ सालों पहले ही इसको बैन किया है, लेकिन पहले तो चलता था इस्लाम में ट्रिपल तलाक, और ट्रिपल तलाक के कारण विमेन की जो स्थिति थी काफी डिटोरिएट हो रही थी। तो अब यहाँ पे अगर यूसीसी आता है तो सभी सिटीजन को इक्वल स्टेटस मिल पाएगा, जेंडर पैरिटी मिल पाएगी, साथ में जो यंग पॉपुलेशन है उनके एस्पिरेशंस भी साथ आएंगी। इसके अलावा नेशनल इंटीग्रेशन को सपोर्ट मिलेगा, और साथ में हमारा जो इशू है टू रिफॉर्म द एग्जिस्टिंग, सो यहाँ पे जो यंग पॉपुलेशन है उनकी भी यहाँ पे एस्पिरेशन अकोमोडेट हो पाएंगे और नेशनल इंटीग्रेशन भी हो पाएगा। साथ में जो एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज हैं उनको भी हमको रिफॉर्म करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि हम पर्सनल लॉज को फिर मान ही नहीं रहे हैं। इसके अलावा देखो कुछ कॉन्स भी हैं कुछ नुकसान भी हैं। पहला तो ये कि यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है उसको यहाँ पे केटर कर पाना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। दूसरा, यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर इंक्रोचमेंट हो सकता है। तीसरा, यहाँ पे जो पर्सनल मैटर्स हैं उसमें हो सकता है कि स्टेट का इंटरफेरेंस हो। वैसे देखो हम बोलते हैं कि हमारा स्टेट जो है वो सेक्युलर है, अगर हम रिलीजियस मैटर्स में पढ़ेंगे तो फिर हम सेक्युलर कैसे रहे? इसको इम्प्लीमेंट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, और यहाँ पे हो सकता है कि ये टाइम सूटेबल नहीं है कि ये रिफॉर्म हम करें अभी, ठीक है। 21st लॉ कमीशन ने भी यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन दी थी। पहली चीज तो ये कमीशन ने बोला कि हमको यहाँ पे सारे पर्सनल लॉज का कोडिफिकेशन करना चाहिए, इनको प्रॉपरली कोडिफाई करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भी प्रेजुडाइजेस या स्टीरियोटाइप्स है वो बाहर निकल कर आएंगे और इसको हम फंडामेंटल राइट्स के साथ में अलाइन कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने बोली कि कुछ अमेंडमेंट्स करने चाहिए मैरिज और डाइवोर्स के प्रोविजन में, जैसे कि आई एम सो सॉरी, जैसे कि यहाँ पे हमको मैरिज की एज जो है वो बढ़ानी चाहिए सभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 18 ईयर्स मैरिज की एज कर देनी चाहिए, सभी को इक्वल मैरिज की एज कर देनी चाहिए। उसके अलावा डाइवोर्स के प्रोसीजर जो है उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। अडल्ट्री को एक ग्राउंड बना देना चाहिए डाइवोर्स का। अडल्ट्री मतलब जो धोखाधड़ी करते हैं कपल्स में जो होती है वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये एंड में कहते हैं कि यूसीसी यानी कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये ना तो पूरी तरह से नेसेसरी है ना ही पूरी तरह से डिजायरेबल है, क्योंकि हमारी कंट्री में आज भी कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत है और इसको हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। और ये जो है यूनिफॉर्मिटी की हमको जरूरत नहीं, हमारे देश में डाइवर्सिटी ही अच्छी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैन नॉट बी कम्प्रोमाइज टू एन एक्सटेंट दैट आर अर्ज फॉर यूनिफॉर्मिटी इटसेल्फ बिकम्स अ रीजन फॉर थ्रेट टू द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ऐसा ना हो कि हम यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी भी ना बचे, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल रिगार्डिंग यूसीसी। नाउ लास्ट हमारा एक एडिटोरियल बचा है, मेकिंग ग्राउंड वाटर विजिबल। तो देखो ये एडिटोरियल जो है ये बात करता है कि अभी जो वर्ल्ड वाटर डे गया है 22 मार्च को, ये वर्ल्ड वाटर डे गया है 22 मार्च को, इसकी थीम थी अबाउट द ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। तो यहाँ पे ये प्राइमरी फोकस बात करते हैं इसकी कि ग्राउंड वाटर जो है हमारे हर चीज में यूज होता है, सैनिटेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, इकोसिस्टम में, हर जगह पे।
यहाँ पे हमको जो है काम करना चाहिए ग्राउंड वाटर को बचाने के लिए, ठीक है। अभी जो है यहाँ पे टेम्परेरी वाटर शॉर्टेज हो गई है, तो इसको प्रॉपरली केटर करने में काम आता है ग्राउंड वाटर। एरिड और सेमी एरिड रीजन में काफी काम आता है ग्राउंड वाटर। तो इसके कारण ग्राउंड वाटर बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, और हमको जरूरत है कि हम यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग में भी ग्राउंड वाटर के बारे में सोचें समझें, और उस हिसाब से यहाँ पे पॉलिसीज बनाए कि ग्राउंड वाटर को भी हम एड्रेस कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर जो है इस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन बहुत हो रहा है, टेम्परेचर्स बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे वाटर सिक्योरिटी जो है वो थ्रेट में है। और यहाँ पे एक चीज जो है जो ग्राउंड वाटर हमारी काफी मदद कर सकता है जिसमें, वो ये कि इनकी रिटेंशन पावर और स्टोरेज पावर जो है ग्राउंड वाटर की वो ज्यादा रहती है, ठीक है। सरफेस वाटर से ज्यादा रहती है स्टोरेज पावर और रिटेंशन पावर। तो ग्राउंड वाटर अगर क्लाइमेट चेंज का दौर आता है तो ऐसे में ग्राउंड वाटर काफी हेल्पफुल हो सकता है। इंडिया जो है आज की डेट में सबसे ज्यादा बड़ा ग्राउंड वाटर यूसेज का गढ़ बना हुआ है, जिसमें 89% वाटर जो हम ग्राउंड वाटर से निकालते हैं वो सिर्फ इरिगेशन में जाता है, ठीक है। और बहुत कम परसेंट जो है वो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज में जाता है। अभी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है इन्होंने बोला हुआ है कि अगर आप जो भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जो भी यहाँ पे रिप्लेनिशेबल रिचार्ज है, उसका अगर आप 70% तक यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो ठीक है। लेकिन अगर 70% से ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो ये बहुत खतरे की घंटी हो सकती है। ओके, दूसरा एक इशू यहाँ पे ये है, एक तो स्कार्सिटी का इशू है ही, दूसरा एक इशू है पोल्यूशन का। ग्राउंड वाटर में भी पॉल्यूशन हो रहा है, जैसे कि फ्लोराइड का, आयरन का, सेलिनिटी, नाइट्रेट, आर्सेनिक, इन सब का कंटामिनेशन पाया जा रहा है ग्राउंड वाटर में भी। आगे बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे नाइट्रेट का यहाँ पे काफी सारा पाया जा रहा है इंडिया में स्पेसिफिकली, कि इंडिया में जो ग्राउंड वाटर है उसमें नाइट्रेट के जो पॉल्यूशन है, नाइट्रेट का जो कंटेमिनेशन है वो ज्यादा है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं। हम क्या करते हैं अपनी पॉलिसी मेकिंग में, ग्राउंड वाटर को और सरफेस वाटर को अलग अलग इंडिपेंडेंटली ट्रीट करते हैं, जबकि मिहिर शाह कमेटी भी ये कहती है कि हमको इनको यूनाइटेडली काम करना चाहिए, यूनाइटेड फ्रेमवर्क हमको बनाना चाहिए जिसमें हम ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर को साथ में लेकर चले, ठीक है। यहाँ पे लोकल लेवल के प्लान्स बनाने चाहिए जो वाटर रिसोर्सेज वगैरह के लिए हमको काम आए, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज को केटर करें लोकल लेवल पे भी, जैसे रेन वाटर हो गया, सरफेस वाटर हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, इन सभी को हमको केटर करके चलना है। यहाँ पे कुछ क्रिटिकल जोन्स की भी बात की गई है जहाँ पे टेरेस्ट्रियल लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कंजर्व करने की जरूरत है। साथ में यहाँ पे एक कनेक्शन डेवलप करने की जरूरत है बिटवीन द सरफेस वाटर एंड द ग्राउंड वाटर, ठीक है। तभी ये प्रॉपर मैनेजमेंट हो पाएगा, गवर्नेंस हो पाएगी, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्विफर की मैपिंग कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं एक्विफायर्स को। उसके अलावा हाइड्रो जियोमॉर्फोलॉजी का एनालिसिस कर सकते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न्स को, क्रॉपिंग इंटेंसिटी को अलाइन कर सकते हैं इन अलाइनमेंट विद द ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं। अभी एक चीज, एक और इशू ये है कि कई सारे एरियाज में जैसे पंजाब वगैरह में आज भी ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन पे सब्सिडी मिलती है, एनर्जी सब्सिडी मिलती है। तो यहाँ पे जो फार्मर्स हैं खुले दिल से यहाँ पे ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं बिना कुछ सोचे समझे, और यूज करते जाते हैं, मिस यूज भी होता है जिसमें बहुत, ठीक है। जिसके कारण ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो डिक्लाइन करती जा रही है, तो ये भी एक इशू है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज ये कि जो ग्राउंड वाटर है ये कम्युनिटी रिजर्व होना चाहिए, लेकिन इसको हमने बना दिया है क्या, हमने इसको बना दिया है एक प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी इस तरह से कि अगर ये आपकी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के अंदर जो भी ग्राउंड वाटर मिलेगा वो आपका हो गया, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो ये एक सोशो इकोलॉजिकल चैलेंज है जहाँ पे लोकलिज्म जो है वो भी एक इशू है, प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला जो चीज है वो भी एक इशू है, और ये सुलझ सकता है सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये था पूरा छोटा सा आर्टिकल। सो दैट वाज ऑल आज के लिए। आई होप आपको सारे जो आर्टिकल्स हैं वो समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।